हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? तो हमारा जो पिछला लाइव था वो आप लोगों ने देखा ही होगा, और उसमें हम लोगों ने बात की थी महामारी के बाद विकास की। ठीक है, महामारी पश्चात समानता नियोजित विकास की। ठीक है, और उसमें से आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया, आप लोगों के कमेंट भी आए थे। और उसी वीडियो में मैंने बात की थी कि हम लोग अगली जो वीडियो है वो स्वास्थ्य पे करेंगे, उसमें चर्चा। और अभी आपके गेस्ट जो है प्रखर जी भी आ ही रहे होंगे, और जैसे वो आते हैं मैं आप सबसे जो है उनको मिलवाता हूँ। मैं उनको गेस्ट रिक्वेस्ट की तरफ अभी जो है भेजता हूँ। हेलो, तो मैं बात कर लूँ सबसे पहले, तो आप सबको पता होगा कि भारत जो है, अगर पोषण की मैं बात करता हूँ तो भारत में पोषण की स्थिति ये है कि महामारी के पश्चात अभी हाल का सीएमआई का डाटा है, और सीएमआई के डाटा में ये था कि भारत में 20 मिलियन लोग नए जो है वो गरीबी में चले जाएंगे। ठीक है, और इसके पहले क्या स्थिति है, बहुत सारी स्थितियां ये हैं कि गुड इवनिंग प्रखर जी। गुड इवनिंग। कैसे हैं? कैसे हैं? बस बढ़िया। एक सेकंड में थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। आई थिंक आई एम विजिबल नाउ। हाँ दिख रहा हाँ हूँ आप। सबको? हाँ, एक सेकंड में। अभी ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। और आशुतोष कैसे हो? बढ़िया। हाँ, तो टॉपिक शुरू कर चुके होंगे आप, जैसा मैं सुन रहा था अभी आपको। पिछला वीडियो जो था काफी अच्छा गया। हाँ, आ, रिस्पांस तो काफी अच्छा मिला। कई लोगों का बाद में मुझे फोन भी आया और तारीफ भी कर रहे थे कि हाँ, ऐसे करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो हम भी बढ़ ही रहे हैं, आगे बढ़ना भी चाहिए। जरूरत भी आज की, क्योंकि जो आज के न्यूज चैनल्स हैं, रात शाम को 7 बजे के 8 7 से 8, आपको पता ही है क्या हो रहा है न्यूज चैनल्स में। हल्ला तो है ये हल्ला। हाँ, तो 20 30 पैनलिस्ट आ जाते हैं लोग। 1 घंटे का शो भी नहीं हो, 40 मिनट का शो है, 30 पैनलिस्ट हैं, एक एक मिनट भी बेचारे को नहीं बोलने मिलता। हाँ वो तो है। मतलब जो ऐड का आया है, क्योंकि भाई उनको ऐड जहाँ से मिलता है वो उन्हीं का बोलेंगे भी। ये भी तो सच है। हम्म। चैनल्स, ये तो आज का सच है। खैर, हाँ आज जो मेरा टॉपिक था, क्योंकि न्यूज चैनलों पे तो ये टॉपिक्स पे डिस्कशन कभी होना नहीं है। हम्म। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, टॉपिक्स। हाँ, तो जैसा आज मुझे आपने मेल किया भी था टॉपिक का, तो हाँ, हम उस पर आगे बढ़ते हैं फिर। गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है, पोषण और स्वास्थ्य। आपको पता ही है। हाँ, खैर और पोषण तो आप कह सकते हैं गरीबों से जुड़ा मामला है, बट स्वास्थ्य तो लगभग सबका ही मामला है इंडिया में। मामला है। और मैं हाँ। एक और चीज ऐड करूं, अगर कि हम्म पोषण को ही लेकर अगर मैं ऐड करना हम्म चाहूँ, तो हम्म भारत में अभी सीएमआई का एक डाटा आया है, इसमें ये है कि गरीबी बढ़ेगी, मतलब कोविड के पश्चात, क्योंकि जॉब्स गई हैं तो हाँ ऑब्वियस सी हाँ बात, गरीबी बढ़ेगी। हाँ तो हाँ हाँ इसका जो है कि इम्पैक्ट क्या होगा, एक तो ये है। और दूसरी चीज अगर मैं जानना चाहूँ कि भारत में कई सारे आंकड़े आते रहते हैं पोषण को लेकर के, तो उसमें हाँ। भारत का स्तर नीचे रहता है। इसको हम्म सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, एक बड़ा प्रश्न है, और इस पे मैं आपकी राय चाहूंगा। ठीक है, थैंक यू आशुतोष फॉर इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। पहले जो सवाल पूछा, गरीबी।
इसका सीधा सा संबंध है, पोषण और स्वास्थ्य से सीधा संबंध है गरीबी का। आप डायरेक्ट लिंक करेंगे, जितनी गरीबी बढ़ेगी पोषण और स्वास्थ्य के मामले में उतना हम पीछे बढ़ जाएंगे। सिंपल सी बात है। क्योंकि स्वास्थ्य और पोषण के जो पहला रिक्वायरमेंट होता है कि हमें कोई भी पौष्टिक चीजें लेनी है, खानी है, उसके लिए आपको चाहिए होगा अर्थ यानी पैसा। स्टार्ट तो हम वहीं से करते हैं ना, सबसे बड़ी बात। तो जैसा कि आप डेटा बता रहे हैं कि पिछले 1-1.5 सालों में जो कोविड की वजह से गरीबी बढ़ेगी इंडिया में, ठीक है, तो उससे अगर गरीबी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है सबसे पहला आदमी इंडिया में क्या करता है कि खाने पे कटौती करता है। सबसे पहली बात है, जो पैसा कम होता है तो सबसे पहला जो प्रहार होता है उसका गरीबी वर्ग के लोगों में, वो खाने की कटौती में करता है। क्योंकि कुछ कटौतियां तो कर नहीं सकता वो, बाहरी कटौती से तो बच नहीं सकता। जैसे बाहर के कुछ जानी है, जो बाहर के खर्चे हैं उस पे खाने आप में कटौती उतना नहीं कर सकते। बात बताता हूँ आपको, यही उसी डाटा में क्योंकि लिखा था कि मतलब रूरल हाँ इंडिया के लोग अब अपना भोजन आधा कर चुके हैं। मतलब अगर जो वहां पे 10 रोटियां खाते थे, मतलब एक बात करें पूरा परिवार, तो उसको आधा कर रहा है। रीजन कि उनके पास अच्छा, पैसे नहीं है और खाने के। हाँ 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 सही बात है। तो ये मैं कह रहा हूँ सबसे पहला जो प्रहार होता है वो गरीबी को, जब गरीबी आती है तो लोग खाने में कटौती करें। खाने में जब कटौती होगी, आप पौष्टिक चीजें कम खाएंगे। आपको पता ही है सब्जी का रेट क्या है, फ्रूट्स के रेट क्या है, जो कि गरीब के बजट से बाहर ही है। इवन केला को जो कहा जाता है कि सबसे गरीबों को बजट का कहा जाता है कि जो सबसे पौष्टिक माना जाता है, जो हमारे बजट में आता है, वो भी आज के टाइम में 50 से 60 रुपए दर्जन है। 50 से 60 रुपए दर्जन केला कौन खरीद सकता है, कौन खाएगा, ये तो आपको ही पता है, मुझे पता है। तो जब सीधे कटौती करें खाने में तो आपका गिरेगा पोषण, आपको उतनी उचित मात्रा में आपके शरीर को मिल नहीं पाएगा। और दिक्कत क्या है, पोषण नहीं मिलना ना, कुछ पोषण तो तुरंत दिखाई देते हैं कि हमें पोषण नहीं मिल रहा है। कुछ जो खनिज तत्व होते हैं वो उसका पोषण पता भी नहीं चलता कि हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा शरीर तुरंत रिएक्ट नहीं करता उस चीजों को। हाँ ये तो है। कुछ पौष्टिक तत्व तो आपको क्या होता है कि कुछ कमियां आप 10 साल बाद बुढ़ा, कुछ कमियां तो ऐसी हैं जो बुढ़ापे में जाके दिखती हैं आपके शरीर में कि हाँ ये आपने बचपन में आपने कम डाइट लिया था तो इसका असर आपको दिख रहा है 40 के बाद से। तो इसलिए क्योंकि आपको लगता है, क्या होता है अगर आप 4 दिन पौष्टिक चीज ना भी खाओ तो आपको शरीर में उतना पता नहीं चलेगा कि मैंने नहीं खाया खाया क्या हुआ, क्योंकि वो पोषण तत्व का मेन काम ही होता है कि वो बहुत स्लो वर्क करते हैं और आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट देते हैं। तो गरीबी जब खाने कटौती होती है तो पोषक तत्व उस हिसाब से मिल नहीं पाते, लोगों को पता भी नहीं चलता कि हमें क्या क्या पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से वो उसको कवर अप भी नहीं कर पाते। तो ये बात है, और जो उनका सीधा असर पड़ता है स्वास्थ्य पे, नेक्स्ट जनरेशन पे। पोषण का सिर्फ अपने शरीर से नहीं होता, आपके नेक्स्ट जनरेशन पे भी फर्क पड़ता है उसका। अगर आप आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आपका नेक्स्ट पीढ़ी कैसी होगी आपके स्वास्थ्य पे काफी डिपेंड करता है। तो ये चीजें हैं। और आप बता रहे हो डेटा का, जो हर डेटा जो हमारे देश में मतलब वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड बैंक का निकलता है, या फिर कोई भी डेटा जो विश्वव्यापी रूप से, या फिर हम अपने देश का भी निकालते हैं कभी कभी डेटा, तो हर मामले में अगर आप देखें तो हम पिछड़े हुए भी होते हैं। मतलब ऐसा नहीं, किसी भी डेटा पे हम गर्व, खासकर स्वास्थ्य के मुद्दे, स्वास्थ्य और पोषण के मुद्दे पे तो हम गर्व से बोल ही नहीं सकते कि नहीं हम इसमें बढ़िया हैं इसमें खराब है। जैसे कि अब ग्लोबल इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अभी आपसे हमारी बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि 106 देशों का लिस्ट है, ठीक है, उसमें हम 94वें स्थान पे हैं। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी शर्म की बात है अपने देश के लिए कि हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी के दूसरे दशक में जी रहे हैं। और पोषण के मामले में हम इवन पाकिस्तान जो हमारा कट्टर कहा जा सकता है, जिससे हमारे कंपटीशन चलता रहता है कई मामलों में हमारे करते रहते हैं, उससे भी हम इस स्थान पे पीछे हैं। तो ये हमारा एक आंकड़ा हो गया। एक हो आपके साथ अभी हमारी डिस्कशन हुई थी स्टंटिंग, उम्र के हिसाब से, जो हमारी उम्र के हिसाब से जो लंबाई होती है कि इतनी इस उम्र तक आते आते कि ये लंबाई होनी चाहिए, उस मामले में भी हम लोग काफी पीछे हैं। हम 37% के करीब, 37% के करीब केसेस हैं इसमें। वेस्टिंग की उम्र के हिसाब से, आपको उम्र लंबाई के हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए, उस मामले में 39% कम है। वो 39% केसेस उसमें भी हैं जिसमें हम कम है, इस उम्र के हिसाब से वजन नहीं है। तो ये है दुनिया का 1/3 जो कुपोषित बच्चे हैं वो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि हमारे देश की हालत क्या हो। इसके लिए हमें बहुत काम करने की जरूरत है, जमीन से लेके ऊपर तक की। मतलब 100 से 33 बच्चे मतलब भारत में कुपोषित है। तो ये तो हाँ नॉर्मल कि ये तो और बढ़ा होगा आंकड़ा, क्योंकि ये तो नॉर्मल लिया गया होगा, मोटा मोटा आंकड़ा लिया गया होगा। हाँ ऑब्वियसली, हाँ सही बात। देखा जाए तो कुछ गरीब राज्य हैं हमारे यहाँ, जैसे बिहार है, जिनको बीमारू राज्य की संज्ञा दी गई थी, बीच में ऐसा कुछ आया था। अब हाँ क्योंकि हाँ उनको हाँ
बिहार हाँ, है अगर आपका। अगर ये राज्य वाइज कर दिया जाता, अगर आंकड़े आंकड़े को राज्य वाइज अगर करना कर दिया जाए तो बहुत बुरा होगा। क्योंकि जो अब आप औसत देखते हैं, तो औसत में कुछ अच्छे राज्य तो इसको कवर अप कर लेते हैं। तो हम्म। आपका भी औसत अच्छा दिखता है, वन थर्ड दिख रहा है, वन थर्ड। मुझे लगता है कि अगर आप स्टेट वाइज करवा दो तो कुछ स्टेट में तो ये मुझे लगा 10% लोग आएंगे जो कुपोषित, जो अच्छे हैं, बाकी 90% तक कुपोषित निकल सकते हैं ऑल इंडिया। हाँ, वही चीज है। हम्म। हालांकि उसमें एक मतलब एक नीति आयोग प्रतिस्पर्धी संघवाद की बात करता है, और हर साल अब हम्म। राज्यों का डाटा निकालना है कि राज्य कितना ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन हम्म। डाटा पे मेरे ख्याल से पोषण कुपोषण को दूर करने के लिए डाटा कितना मायने रखता है, ये प्रश्न है अगला मेरा। बहुत बहुत मायने रखता है। देखिए, कोई भी सरकारी सरकारी काम, सरकारी क्या, आप कोई भी बड़ा काम अगर देख लीजिए, जो मैनेजमेंट लेवल पे काम होता है, वो जमीन पे जाके तो सबसे पूछ नहीं सकते कि भैया तुम कुपोषित हो नहीं हो। वो सीधा काम आंकड़ों पे करते हैं। हाँ सिंपल सी वही। बात है। अगर आंकड़ा ऑथेंटिकेटेड रूप से जमीन से उठ के, अगर ओरिजिनल छन के आंकड़े अगर सही सही सरकार तक पहुंचे, ऐसा नहीं है कि सरकार भी नहीं करना चाहती, या सरकार को शौक नहीं है अपना नाम करने का, या सरकार को ये नहीं है कि जमीन पर लोग स्वस्थ रहें, ऐसा भी नहीं है। ऐसे सीधे किसी पर हमेशा सरकार को उंगली उठा देते हैं, ऐसा भी नहीं है कि सरकार नहीं चाहती। लेकिन क्या जो जमीन पे लोग हैं, जो जमीन पे कार्यकर्ता हैं, जो जमीन पे वर्कर्स हैं, जो जमीन पे हमारी मशीनरी है, क्या वो सही आंकड़े भेजती है? ठीक है। ये अगर वो सही आंकड़े निकाल के सही विधि से, अगर सही रूप से सरकार तक पहुंचाए, तो मुझे लगता है, और सरकार उसको सही रूप से विश्लेषण कर पाए कि हाँ ये आंकड़ा है, ये विश्लेषण आ रहा है इसका, कि बच बच मतलब इस एज से लेकर इस एज तक ज्यादा कुपोषण है, इससे लेकर इस तक ज्यादा कुपोषण है, इस मौसम में ज्यादा कुपोषण है, इस राज्य में ज्यादा कुपोषण है, इस जिले में ज्यादा कुपोषण है, इस जिले में है तो क्यों है, उस जिले में क्या क्या प्रोडक्शन होते हैं, क्या क्या वहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं, क्या वहाँ पे कुछ और फसलें उगाई जा सकती हैं, नहीं उगाई जा सकती है तो क्या हम वहाँ पे उस चीज का मंडी बनाएं। जैसे तो अगर आप एक यूपी में एक स्टेट ले लो, तो वहाँ पे सेव तो नहीं उगाया जा सकता ना, अभी यूपी में सेव तो उगाया नहीं जा सकता। तो आप वहाँ पे एक सेव का प्रोडक्शन, सेव की सप्लाई चेन देखिए कि कैसे पहुंच रहा है, इतना महंगा क्यों है सेव, यूपी में इतना जाते जाते सेव महंगा क्यों हो जा रहा है, उसका कम सप्लाई चेन पे काम करो। का कैसे इतना महंगा हो जा रहा है। हाँ, तो उसके सप्लाई चेन पे काम किया जाए। तो जब तक सरकार के पास सही आंकड़े नहीं पहुंचेंगे, सरकार उसको सही आंकड़ों का सही विश्लेषण नहीं करेगी, और सही विश्लेषण के बाद सही उपचार करके सही नीतियां नहीं पहुंचाएगी, और सही नीतियां जमीन तक नहीं पहुंचेंगी, तो ये समस्या रहेगी। तो किसी भी नीतियों को लागू करने में सबसे जो प्रमुख काम होता है, जो कहते हैं इनिशियल फेज, वो डेटा ही होता है। अगर ऑथेंटिकेटेड डेटा डेटा आता है सरकार के पास, तो जरूर अच्छे काम, मतलब अच्छे से विश्लेषण करके उसको अच्छा से कर पाएगी। लेकिन अगर डेटा ही गलत निकल के आएंगे कि हाँ मेरे यहाँ सब ठीक है, मेरे यहाँ सब ठीक है, यहाँ पे सब ठीक है, यहाँ पे सब ठीक है, जैसे कि होता है, जैसे जमीन पे क्या होता है कि जमीन लेवल पे लोग अपने यहाँ गाँव की या फिर अपने जिले की या फिर अपने संसदीय क्षेत्र की या फिर अपने विधानसभा क्षेत्र की बढ़िया बनाने के चक्कर में डेटा मैनिपुलेट कर देते हैं, तो वो सरकार तक सही आंकड़ा जब पहुंचेगा नहीं, तो सरकार सही विश्लेषण नहीं कर पाएगी। सही विश्लेषण नहीं होगा तो सही फंड नहीं रिलीज होंगे, सही फंड नहीं रिलीज होंगे तो सही काम नहीं होगा। तो ये दिक्कत तो है। डेटा इज द मतलब मोस्ट क्रूशियल थिंग इन। हम्म, कोई भी सरकार नीति बनाएगी तो वो डाटा उसके लिए सही होगा तभी तो वो नीति ऑब्वियस सी बनेगी। बात है। हाँ, हाँ। कोई भी और आयोग, कोई भी सरकार आंकड़ों पे ही काम करेगी ना। हाँ हाँ, और क्या। और कुल मिलाकर के यही अगर हम कहें इस पे सिंपल सी बात, कि नीतिगत हीनता के साथ साथ क्रियान्वयन की जो हीनता है ये भी एक काम कर रही है, क्योंकि जब तक क्रियान्वयन नहीं होगा ना चीजों का, मतलब जो वर्क फोर्स है, जो सरकारी तंत्र है, वो सही से काम नहीं करेगा, तब तक जो हाँ, ऊपर से नीति थोप रहे हैं लोग वो सही नहीं चल पाएंगी। सही जैसे बात अगर है। किसी भी सरकारी काम के क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, अगर उसका उचित रूप से सही जगह पे सही समय पे नहीं हुआ, हम्म, कि तो उसका फिर व्यर्थ है। फिर डेटा का विश्लेषण करना, डेटा को पहुंचाना, फिर एक तरह से बेमानी हो जाएगी ना फिर सरकार के लिए भी, क्योंकि सरकार तो अपना काम करेगी, फंड रिलीज करके ही कर सकती है। सरकार जमीन पे तो जाके काम नहीं कर पाएगी। कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, किसी भी केंद्र की सरकार हो, कुछ भी सरकार हो, उसको तो जमीन पे आपको मशीनरी, ये कार्यकर्ता द्वारा ही करना पड़ेगा, और जो जमीन पे वर्कर है वो करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे मेरे दिमाग में एक चीज बहुत अच्छी आई है कि जैसे हम्म। गांव में क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो इंडिया में हो ही गया है, अब प्रधान हम्म। वगैरह हो गए हैं। तो इनको जवाबदेह किस तरीके से सरकार बना सकती है? मान लीजिए कि सेंटर से जो नीतियां आ रही हैं, अगर ये हम्म। जवाबदेह बन जाते हैं, ठीक है, हम्म। और
या मोरली बुस्ट हो जाते हैं कि नहीं हमको करना ही करना है, तब तो कहीं ना कहीं वो नीतियाँ, जैसे मान लीजिए कि जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक है, मिड डे मील वाली जो योजना है, या फिर जो आशा कार्यकर्ता हैं या जो वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आखिर ये क्यों सही से काम नहीं कर पा रही यूनिवर्सली? आखिर ये क्योंकि इतनी ज्यादा नीतियों के बाद भी अगर ये भूखमरी और गरीबी विद्यमान है भारत में, तो आखिर ऐसा क्यों? देखिए, एक मुख्य बात यह है कि जो भी सरकार की जो भी नीतियाँ होती है, तो जमीन को पहुंचाने के लिए जो नीचे के सबसे बड़े जो नीचे के कार्यकर्ता होते हैं, उनको मोरली बूस्ट होना पड़ेगा, तभी जाके काम होगा। क्योंकि अगर वो मोरली बूस्ट नहीं होगा उस काम को करने के लिए कि हाँ मुझे काम करना है, अपने देश हित के लिए करना है, अपने समाज के हित के लिए। आवाज कट रही है मेरी? नहीं, सही है अभी। हाँ, तो जमीन पे जिनको काम करना है, अगर वो मोरली बूस्ट हो तो तभी जाके काम ढंग से हो पाएगा। इंडिया में क्या मतलब कहीं पे भी, इवन कहीं पे भी जमीन पे काम करने के लिए जमीन के कार्यकर्ता को मोरली बूस्ट होना पड़ेगा। मोरल बूस्ट करने के लिए जैसे आपने नाम लिया आशा कार्यकर्ती या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, तो इनको क्या है कि सबसे जो सबसे सटीक उपाय होता है कि वित्तीय जो उनका वित्तीय सहयोग या फिर जो कहते हैं ना कंपनसेशन कह लीजिए, सैलरी कह लीजिए, उनको मेहनताना कह लीजिए, जो भी आप नाम संज्ञा दें उसको, तो वो उस रूप से, क्योंकि मुझे जहां तक मुझे ज्ञात है आशा कार्यकर्तियों को प्रॉपर अभी तक वेतन नहीं मिलता है पर मंथ के हिसाब से, कि उनको पर मंथ के हिसाब से जैसे कि सरकारी मास्टर को मिलता है, सरकारी नौकरों को मिलता है, सरकारी बाकी सरकारों को मिलता है, बाकी सरकारी नौकरी वेतन वो उसको मिलता है, सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, उनको प्रॉपर रूप से हर मंथ की सैलरी नहीं मिलती। मुझे लगता है कम भी मिलती है, 2500 के 3000 3500 है जहाँ तक मुझे। तो आप बताइए एक कार्यकर्ता 3000 में क्यों करेगा, उसका मोरल क्यों बूस्ट होगा? सबसे पहले किसी भी आदमी का सबसे पहले अपना परिवार होता है, उसका परिवार नहीं सुरक्षित तो बाकी कौन सुरक्षित? तो वो परिवार सुरक्षित कैसे करेगी जब तक उसको वित्तीय मदद सरकार से नहीं मिलेगी ढंग से? उसको आप उचित वेतन मान दीजिए जो उस हिसाब से हो, 10,000 8,000 जो भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मनरेगा को 300 रुपये पर दिन का देते हैं तो महीने का 9,000 हो गया ना उनका भी, तो उस हिसाब से उनको भी दीजिए। आशा कार्यकर्तियों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आप वेतनमान हर मंथ वेतनमान नहीं लागू, हर मंथली उनको सैलरी टाइम से नहीं मिलती, कभी पैसा पहुंचता है नहीं पहुंचता, 5,000 रुपये आप उनको पैसे देते हो। ठीक है, आवाज सही नहीं आ रही है इस समय प्रकृति। आवाज नहीं आ रही? लग रहा है किसी का कॉल जब बीच में इसी में आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। एक अच्छा, बार फिर से कनेक्ट होना पड़ेगा। हाँ दूसरा दोबारा कनेक्ट कराओ इसको। आपको एक बार फिर से कनेक्ट होना पड़ेगा, वो किसी का कॉल आ जाता है ना तो वो चला जाता है। डिस्कनेक्ट करो फिर। हम्म। हेलो। हम्म। हेलो, हाँ हाँ, इसी में अब आ रही बीच में है? रहते हैं, आवाज चली जाती है। हाँ हाँ, तो हाँ। वही हम कह रहे थे, अब क्लियर है ना हर चीज? सही है, चीजें सही है। तो वही मैं कह रहा था कि मोरल बूस्ट होने के लिए सबसे बड़ा बात की आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता या फिर जो जमीन पे जो भी वर्कर्स हैं आप जिनसे भी काम करा रहे हो, अभी तो स्वास्थ्य प्रतिनिधि भी नियुक्त किए जा रहे हैं। अभी हमारी भारत सरकार ने एक नया वो भी लाया कि ट्रेनिंग दी जाएगी उनको, स्वास्थ्य मित्र या कुछ ऐसे नाम से उनको भर्ती किए जा रहे हैं कि अब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और वो फ्रंट लाइन पे जाके काम करेंगे। तो जो भी हेल्थ वर्कर हैं, जो भी जमीन पे जाके हेल्थ वर्कर हैं, हमारे जो आशा कार्यकर्ती आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, जो भी हमारे सहायक और स्वास्थ्य मित्र हैं, उनको उचित वेतन दिया जाए, वेतनमान हर मंथली उनको मिले ताकि वो अपने पारिवारिक वित्तीय चीजों को सुरक्षित रख सकें। सबसे बड़ी बात।
और उसके बाद क्या होता है कि उनको जो सुविधाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा जिसको हम कहते हैं, हाँ। कि सामाजिक सुरक्षा उनको मिले। हाँ, उनकी नौकरी सिक्योर है कि अब, हाँ, मुझे नहीं पता आशा कार्यकर्तियों का कितना सुरक्षित है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितना सुरक्षित है, मतलब उनको एक पूरा प्रोफार्मा देना कि हाँ 60 साल तक रहोगे, उसके बाद आपको ये सुविधाएं मिलेगी, ऐसे काम करना है। तो इस तरह से आप सरकार चाहे तो आप जमीनी पे बदलाव कर सकते हैं। तीसरा बात, आप प्रधान के कंट्रोल में मिड डे मील है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। उसका नियंत्रण कैसे है, उस पर आप टाइम टू टाइम ऑडिट कराते रहिए, ऑडिट फॉर्म्स को आप अपॉइंट करिए। ऑडिट की, हाँ, ऑडिट जब तक नहीं होगा ढंग से तब तक डर भी एक जरूरी है, डर के बिना भी काम नहीं होगा। देखिए, मोरल बूस्ट में डर का भी रोल होता है, डर भी रहेगा तभी काम होगा। तो आप समय समय पे ऑडिट, ना कि आपका पद ही खत्म हो जाए। हाँ, हाँ। मतलब किसी भी तरह से आप उनको डर दिखाइए कि मतलब कि वो तो डिपेंड करता है ना कि किस हिसाब से अनियंत्रण, किस हिसाब से है, किस हिसाब से काम खराब हो रहा है, उस हिसाब से आपको पद मुक्त किया जाए या जो भी नियम है। तो आप टाइम टू टाइम अंकेक्षण ऑडिट कराते रहिए। आपके पास मशीनरी है या फिर बाहरी फॉर्म से कराइए, बाहरी फॉर्म से होता है जो ऑडिट करती है ज्यादा, कि उनसे ऑडिट करवाइए, यहाँ से उनका नियंत्रण आएगा। चेक कराइए, सरप्राइज विजिट कराते रहिए, कुछ भी प्रतिनिधि आपके जाके सरप्राइज विजिट करे, ऑडिटर जाके सरप्राइज विजिट करते रहे कि हाँ भाई मशीनरी कैसे काम कर रही है। मिड डे मील का खाना, एक कभी जाके कोई टेस्ट भी करे, कभी कोई डीएम विजिट किया, एसडीएम विजिट किया, ऐसे जाके होगा तब जाके ही गुणवत्ता सुधार जमीनी रूप से होता है। ये तो है खैर। तो ये मतलब मेनली कहें तो प्रशासनिक सुधार अगर किए जाए कहीं ना कहीं, हाँ, जो नीतियां बनी है ना फिलहाल, वो नीतियां ही अगर किसी से पहुंच जाए लोगों तक तो कहीं ना कहीं सही एक बात। कुपोषण अच्छी, हम्म। कह सकते हैं कि कुपोषण से एक अच्छा हम जो है लड़ाई लड़ सकते हैं, और लड़के शायद कुछ हद तक जीत भी जाए, जो पाकिस्तान से तो कम नीचे नहीं ही रहेंगे। पाकिस्तान, हाँ हाँ ये तो है। हाँ जो हाँ ये तो है, मतलब पाकिस्तान से भी हम अगर किसी चीज में पीछे हैं तो मेरे लिए निजी रूप से एक शर्म की बात तो है। कहीं ना कहीं आप उससे विश्लेषण करिए, आप सामाजिक रूप पे छोड़िए, मुझे निजी रूप पे गुस्सा है कि भाई साहब क्यों है हम सब पाकिस्तान से पीछे क्यों है। आखिर किसी वजह से हंगर इंडेक्स में बात करें, 106 देश में हम 94 स्थान पे, पाकिस्तान से भी नीचे हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश कम से कम पड़ोसियों से तो हम आगे रहने चाहिए, पड़ोसियों से आगे हमें रहना है। खासकर जो क्षेत्रीय समूह है सार्क में सबसे बड़ा देश है। हाँ, हाँ है भी भाई, हमारे पास क्षमता है। देखिए, शिकायतें तब ज्यादा होती हैं कि मानिए अगर आप किसी चीज में पिछड़े हो तो बहुत ज्यादा शिकायत नहीं होती, लेकिन शिकायतें तब ज्यादा होती है जब आपके पास क्षमता है कि आप कर सकते हैं, तब ज्यादा है। अब भुवनेश्वर कुमार अगर 5 रन बना के चला जाएगा कोई गाली नहीं देता है उसको, लेकिन रोहित शर्मा अगर 30 रन भी बना के जाता है तो गाली लोग देते हैं, भैया तुम 30 रन क्यों बनाए, तुम्हें तो 100 रन की क्षमता है तुम्हारे पास ना। हाँ? अब ये थोड़ी कहो, अब रोहित कुमार ये नहीं कह सकता, रोहित शर्मा ये नहीं कहेगा ना कि मैं भुवनेश्वर से 6 गुना ज्यादा रन बना के आऊँ तो 5 रन बनाया। तो ये वाली बात होती है फिर। वही नीतियां जब तक सही से नहीं चलेंगी ना, नीतियों में प्रशासनिक सुधार की बहुत हाँ, जरूरत आज नीतियां और प्रशासन सुधार में जो हम लोग, आपने सबसे बड़ी बात उठाई थी, डेटा का क्या रोल है, इसमें डेटा का महत्वपूर्ण रोल है। नीतियां बनाने में सबसे बड़ी बात कि ऑथेंटिकेटेड डेटा जमीन से उठ के आए, ऑथेंटिकेटेड रूप से उठ के आए, ओरिजिनल डेटा। ये नहीं कि घर बैठे ही गांव का सर्वे कर देता है, मैंने देखा हुआ है गांव में घर बैठे गांव का सर्वे हो जाता है। हाँ? है। या 4-5 लोगों से पूछ लिए उसके बाद लिख के दे हाँ दिए हो गया, तो वो हाँ बात हाँ हाँ। सा डाटा मैं हो तो जाएगा। 2011 की गणना में 1-2 लोगों का गवा रहा हूँ भैया, सरकारी टीचरों का, कि कैसे हुआ था जनगणना, वो बैठ के हम ही करवाते थे, डेटा बैठ के फाइल का हो जाता था। तो उचित रूप से गणना हो, जमीन मतलब जमीन से उठ के ऑथेंटिकेटेड डेटा सरकार के पास पहुंचे, सरकार उस पर ढंग से एनालिसिस करे कि हाँ, मैंने बताया ना, जैसे कि हर हर रूप से, जैसे अगर एक रिपोर्ट निकलती है आपकी, कितने रूप में आप उसको रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि भैया कुपोषण है तो इस एज की ग्रुप के कुपोषण ज्यादा आ रहे हैं, इस एज के मुकाबले एज वाइज देखिए, जेंडर वाइज देखिए, एरिया वाइज देखिए, जिले वाइज देखिए, स्टेट वाइज देखिए, कास्ट वाइज भी देख सकते हैं आप, किसी भी वाइज देखिए,
जिस भी लाइन में आपको पैटर्न मिले कि हाँ इस एज के जैसे हम किसी स्टेट का उठाते हैं, मणिपुर उठा लो, उड़ीसा उठा लो, गरीब राज्य में आता है सबसे बड़ा। आपने वहां का डेटा उठाया, आपको मिला कि हाँ भाई 30 से लेकर 40 तक के एज ग्रुप में सबसे ज्यादा कुपोषण है। तो फिर आप एनालिसिस करिए ना भैया, 30 से 40 की एज में सबसे ज्यादा कुपोषण क्यों है, किस एरिया में है, रीजन क्या है कि भैया 30 से 40। ऐसा तो नहीं कि सब बाहर ज्यादा कमा रहे हैं, टाइम से खाना नहीं मिल रहा है उनको कुपोषण हो, क्या है कैसे। तो स्टेट सब एज वाइज, एज आप उम्र के हिसाब से आप करिए, जेंडर के हिसाब से करिए, फिर उस जेंडर के हिसाब से करिए, एरिया के हिसाब से करिए, जिलों के हिसाब से करिए, स्टेट के हिसाब से करिए, कल्चर की संस्कृति के हिसाब से करिए। जिस हिसाब से भी आपको पैटर्न मिले कि इस पैटर्न से हमें ये क्या होता है ना कि जब भी हम ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं, हमारे कॉर्पोरेट में एक वर्ड है ट्रेंड एनालिसिस, कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा कुछ खरीद रहे हैं, वो भी हम लोग एनालिसिस करते हैं। एज मैं भी एनालिस्ट हूँ, एज हमारी कंपनी एज सीनियर एनालिस्ट। तो हमारा काम ही यही है कि हम एनालिसिस करते हैं कि भैया ये पेन है, ठीक है, अब जैसे ये पेन अभी मेरे पास है, इसका 98 रुपये प्राइस है इसका। तो अगर आप इसमें ट्रेंड एनालिसिस करोगे किस एज ग्रुप के, अब आप कोई भी सरकारी टीचर 40 साल वाला 100 रुपए का पेन खरीद के नहीं लिखेगा, जाहिर सी बात है। तो आप उसको एनालिसिस करोगे, वो मार्केट चूज करो, वहां के हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाओ उस हिसाब से। तो ट्रेंड एनालिसिस वर्ड जो होता है, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि हाँ ये ट्रेंड चल रहा है हमारा, इस एज ग्रुप में ज्यादा कुपोषण हो रहा है, इस क्षेत्र में ज्यादा कुपोषण हो रहा है, इस उम्र के लोग ज्यादा कुपोषित हो रहे हैं, इस संस्कृति के लोग, इस कल्चर के लोग ज्यादा कुपोषित हो रहे हैं, इस धर्म के लोग ज्यादा कुपोषित हो रहे हैं। आप जिस भी लेवल पे आप इस कास्ट के लोग ज्यादा कुपोषित हो रहे हैं। इस अब इवन आप नौकरी के बेस पे भी करिए ना कि हाँ इस नौकरी में काम करने वाले ज्यादा कुपोषित हो रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि कपड़ा उद्योग में काम करने वालों को टीबी ज्यादा होता है, पहले कहा जाता था, मुझे पता कि है कि कपड़े इंडस्ट्री में काम करने वाला जो लेबर होते हैं उनको टीबी की बीमारी ज्यादा होती है। तो ये तो एनालिसिस से ही तो पता चला ना कि हाँ एनालिसिस किया हमने, पता चला। तो आप एनालिसिस करिए, ऑथेंटिकेटेड डेटा जमीन से मंगाइए, उनको ढंग से एनालिसिस करिए, तब जाके आप सरकार उस पर सही नीति बनाएगी। सही नीति बनाएगी तो सही प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे। और प्रशासन को मजबूत तो करने की बात हम पिछले एपिसोड में कर ही चुके हैं कि प्रशासन मजबूत कैसे किया जाना है। जिनको नहीं भी हो तो जाके देख सकते हैं, एक बार को क्लिप आपने बना के डाला भी था यूट्यूब पे और लिंक शेयर भी है, तो वहां से जाके देख लें कि हाँ मतलब प्रशासनिक भी मजबूती तो जरूरी है ना। कि क्या होता है कि 3 चीजें होती हैं, आप कंप्यूटर पढ़ते हो कि हर जगह वही होती है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, 3 ही काम होते हैं किसी भी प्रक्रिया के। तो इनपुट ऑथेंटिकेटेड है, प्रोसेस ऑथेंटिकेटेड हो, और यहाँ से जो नीचे क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन है उसका बेस्ट जब तक नहीं होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमारे जब तक रिसोर्सेस के नहीं होंगे, जमीन तक काम नहीं पहुंचेगा, तो फिर दिक्कत की बात है। तो इसके लिए आपको प्रशासनिक मजबूत बहुत जरूरी है। पोषण पे मतलब कुल मिला के एक चीज तो मुझे यहाँ तक क्लियर हुई कि कहीं ना कहीं नीतियां तो सरकार ने अच्छी खासी बनाई हैं, लेकिन हाँ, वो स्वास्थ्य के मामले में तो मैं कहूंगा कि हर सरकारों ने अपने अपने कदम पे काफी काम किया है और काम करना भी चाहती हैं, लेकिन क्या होता है ना कि अंत सरकार की मजबूरी है, वो जमीन पे नहीं जा सकती। प्रशासनिक जो दिक्कत है कहीं ना कहीं, हाँ, प्रशासनिक दिक्कत है, इसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। नियंत्रण प्रणाली जो है, प्रशासन को टाइट कैसे किया जाए। अब आपको मैं केस बताऊं कि आप गांव के सरकारी अस्पतालों के जो स्थिति जाके देखो, बैल सो रहा है, गाय बैठ रही है, बरामदे में गाय बैठी हुई है, डॉक्टर का अता पता नहीं है, स्टाफ नहीं है, दवाइयां नहीं है। हाँ? तो आपको कुछ सरकारी अस्पतालों की बात है, जैसे हमारे यहाँ यहीं पास में अस्पताल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे मतलब डॉक्टर आते ही हैं पूरे दिन। और एक अस्पताल है वहाँ के, मैं आपको बता रहा हूँ बात कि मतलब सरकारी हॉस्पिटल की बात है, वहाँ पे जो सफाई कर्मी है वो सुई वगैरह लगाते फिरते और वो दवाइयाँ रिकमेंड कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कुछ अता पता नहीं है, और वो डॉक्टर जो है कि प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। खैर, हेल्थ पे अगर हम आए तो न्यूट्रिशन का डायरेक्ट इफेक्ट हेल्थ पे पड़ता है। हाँ, एकदम क्लियर है, न्यूट्रिशन डायरेक्ट इफेक्ट हेल्थ पे पड़ता है। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट में एजुकेशन को डाल दिया गया है कि मतलब 14 साल तक के बच्चे जो है कि मतलब उनके लिए वो फंडामेंटल राइट है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान एक प्रोसेस बहुत बड़ा चला था और 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की बात भी की गई थी।
लेकिन यदि स्वास्थ्य की बात आती है तो भारत में स्वास्थ्य की जो सरकारी आधारभूत संरचना है वो बहुत खराब है। पहली सही बात तो बात। ये। और दूसरी सहमत हूँ चीज ये आपकी कि बात से। सरकार सॉरी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर कोई चला जाए तो मतलब वो क्या मैं बताऊं कि वो उसको अपना घर भी बेचना पड़ेगा अगर उसको कोई बड़ा इलाज कराना है। ठीक है। और सरकार ने कुछ योजनाएं लाई हैं, जैसे मैं बात करूं कि आयुष्मान भारत योजना है, 5 लाख तक का मुफ्त हेल्थ बीमा है। लेकिन उसकी हम्म स्थिति में ये बता रहा हूँ कि हमारे एक मित्र थे, उनके मतलब दादाजी बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। पास ही में एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे हम्म मैं जब देखा भाई आप आयुष्मान कार्ड उनका हेल्थ कार्ड है, उसके अकॉर्डिंग उनके इलाज को आप इशू कराइए। तो हम्म उनका दो डाटा ही नहीं आ रहा था। वो बोल रहे थे कि नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, जब नेटवर्क पकड़ेगा तो फिर उस पर काम करेगा। और तब तक 1 लाख रुपए तक उनसे वो लोग चूस चुके थे। 2 दिन की बात बता रहा हूँ, मतलब स्क्वीज कर लेना जैसे ये। हाँ। देखिए, तो आज तो सब इस चीजों पर हंसी भी आती है और रोना भी आता है, क्या कर सकते हैं। हाँ, क्या इस पे किया जाए। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं, आगे बढ़िए। हम्म। तो मैं यही बोल रहा था कि क्या भारत में हेल्थ हम्म, को फंडामेंटल राइट बनाया जा सकता है। एक तो ये इशू। और दूसरी हम्म। चीज नेशनलाइजेशन क्या अच्छा विकल्प हो सकता है, राष्ट्रीयकरण हेल्थ सेक्टर का। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण इसमें दो मुद्दे आपने उठाए हैं कि एक क्या है, स्वास्थ्य को हमारे मूलभूत जो राइट है, फंडामेंटल राइट्स की बात आप कर रहे हैं, उसमें हम्म। शामिल शामिल किया जाए। और दूसरा, स्वास्थ्य को भी राष्ट्रीयकरण किया जाए, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, क्या किया गया था। ठीक है। हम्म। पहले हम उठाते हैं मूलभूत अधिकारों की बात करें, मौलिक अधिकार की बात करें। इसमें तो होना ही होना चाहिए, नो डाउट, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, हम्म। ये तीन के बिना किसी भी सुरक्षित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। सिंपल सी बात है। हम्म। शिक्षा को हमारे उसमें लाया गया है, मौलिक अधिकार में लाया गया है, अच्छी बात है, लाया भी जाना चाहिए, लाया भी गया है। और उसका फायदा आपको दिख रहा है। शिक्षा को मौलिक अधिकार में लाने के बाद 14 साल तक बता रहे हैं कि फ्री शिक्षा की बात हुई थी, उसका जो सब पढ़े सब बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब योजनाएं चली, उसका प्रभाव आपको दिख रहा है। आज गांव गांव में लोग शिक्षित हैं, हर टॉपिक पे बातें हो रही है, हर चीजों पर चर्चा हो रही है, हर मुद्दे पर चीजें उठ रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य को भी मौलिक अधिकार में तो लाना ही लाना चाहिए, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के तो आप किसी चीज की कल्पना ही नहीं करेंगे। जब तक आपका स्वास्थ्य नहीं रहेगा, ना आपका शिक्षा काम आएगा, ना आपका सुरक्षा काम आएगा। हाँ, सिंपल ठीक है। सी बात। सिंपल सी बात है। बिना स्वस्थ मरीज, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क के बाद ही आप पढ़ाई लिखाई जो भी करना है कर सकते हैं। तो स्वस्थ हाँ। शरीर तो पहला ही राइट है भाई साहब, ये तो विज्ञान कह रहा है, हम तो कह नहीं रहे। विज्ञान कह रहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। हम्म। तो आप स्वस्थ शरीर को भी बिना मौलिक अधिकार में लाए स्वस्थ मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, तो ये तो कहीं का भी जायज बात नहीं हो गई ना। तो आप कुछ ऐसे, जैसे स्वास्थ्य क्या है कि मेडिकल जो लाइन है ना, ये बहुत व्यापक शब्द है। जैसे मेडिकल लाइन में क्या होगा, हेयर ट्रांसप्लांट है, ये भी मेडिकल में ही आता है, लेकिन वो स्वास्थ्य में नहीं आ सकता। सिंपल सी बात है। हाँ। तो अगर आप ये सी मैं सोच के जो कहा है, सिंपल सी हाँ बात। हाँ, क्या हम्म। चीज, आवाज कटी है समझ। अभी भी। ट्रांसप्लांट तो लोग अपने शौक के लिए कराते हाँ, तो वो भी मेडिकल में लाइन में आता है। तो पूरी हैं। मेडिकल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य में, मतलब स्वास्थ्य जो हमारा बेसिक स्वास्थ्य है, उसके आप परिभाषा बनाइए, जो आपके स्वास्थ्य का है कि हाँ, स्वास्थ्य की बात है, ये स्वस्थ शरीर के लिए ये चीजें जरूरी है, उसको हम मौलिक अधिकार में लाएंगे। उसका खर्च एक निश्चित सीमा तक सरकार वियर करेगी, और स्वास्थ्य रूप से सुरक्षित होना एक आम आदमी का अधिकार है। आप बड़े से बड़े देशों की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, यूके की बात कर रहे हैं, या फिर रसिया वसिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वहाँ पे अभी मैं यूएस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है वहाँ पे जो जितने सुरक्षित वहाँ के लोग इसलिए भागते हैं अमेरिका। मैंने जब कंपनी ज्वाइन की तो मुझे ज्यादा पता चला वहाँ पे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रहने सहने की जो वहाँ पे, इवन हर रूप से सरकार उनको इतना समर्थन देती है अपने वहाँ के नागरिकों को, कि वो मेंटली फ्री रहते हैं। हम्म। और जब इंसान मेंटली फ्री रहेगा, बेसिक चीजों को लेके मेंटली फ्री रहता है ना, तो वो अपना एक्सपेंड करता है चीजों को, बाकी चीजों में ध्यान लगाता है, बाकी चीजों में काम करता है। तो देश की इकोनॉमी, देश का सिस्टम चेंज होता है, देश की व्यवस्थाएं बदलती है। अब हमारे अपने यहाँ का आदमी क्या है कि स्वास्थ्य, शिक्षा बाकी चीजों में ही उलझा रह जाता है, नमक तेल मसाला चीनी चायपत्ती में ही उलझा रह रहा है।
तो बाकी चीजें सोचने में उसको दिक्कतें आ रही है। तो स्वास्थ्य को लेकर तो ये सरकार को कदम उठाना पड़ेगा कि, और सरकार उठाई भी है, कुछ हद तक उठाया है सरकार ने। अभी मैं दिल्ली में हूँ तो यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है, या फिर सरकारी अस्पतालों में चले जाओ तो मुफ्त की दवाइयाँ मिलती हैं, वहाँ पे मुफ्त में डॉक्टर्स आपको देखते हैं। एम्स के में है, एम्स में आपको अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं काफी कम खर्च में, या कुछ कुछ सुविधाएं तो मुफ्त में मिल जाती हैं आपको। आयुष्मान योजना है भारत सरकार की, जो एक सबसे अच्छी योजना भी मानी जा रही है। उसमें हम लोग आएंगे बाद में, आयुष्मान योजना। तो वो एक योजना थी जो कि काफी अच्छी थी, अभी जमीन पे उस पे आएंगे तो फिर ज्यादा बात करेंगे। फिर हर स्टेट की अपनी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं, ठीक है। तो ये चीजें तो होनी चाहिए, लेकिन जब ये जब मौलिक मूल अधिकार में आ जाएगा ना, तो फिर ये विकल्प वाली बात नहीं रहेगी कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सबके लिए एक सेम व्हाइट पेपर जिसको कहते हैं, सब एक सिस्टम पे चलेंगे, एक प्रोफार्मा बनाया जाए कि हाँ सब एक सिस्टम फॉलो करेंगे पूरे स्टेट। केंद्र एक सरकार को सब सुझाव दे, व्हाइट पेपर जिसको कहते हैं, व्हाइट पेपर श्वेत पत्र लाए कि हाँ ऐसे ऐसे आपको काम करना है, ये सिस्टम रहेगा, आपको इतने सुविधाएं देनी है, इतने स्वास्थ्य आपको इतने खर्चे तक आप बियर करोगे। तो ये नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा कदम रहेगा किसी भी सरकार के लिए, ताकि वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम से कम वो मेंटली मानसिक रूप से एकदम बेफिक्र रहे। दूसरा है कि जो जमीन स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको जमीन रूप पे, जो जमीन पे काम हो रहे हैं, जो हमारे सरकारी अस्पताल की हालत है सबको पता है। सरकारी अस्पताल जो छोटे बड़े जिसमें जहाँ पे मीडिया का फोकस है वहां तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है, जैसे मेडिकल कॉलेजेस हो गए, एम्स हो गई, या बड़े बड़े कॉलेजेस हो गए, SGPGI हुआ, या फिर राम मनोहर लोहिया अस्पताल यूपी की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे तो है कि चलो वहाँ पे मीडिया का फोकस है, तो थोड़े से डॉक्टर डरे रहते हैं कि हाँ चलो मीडिया फोकस्ड है, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ही बात होगी तो हवा में उड़ जाएगी। लेकिन जो गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, ये जो वहाँ पे स्थिति क्या है, आपने उसकी कभी ऑडिट कराई किसी सरकार ने? रिपोर्ट आती है, उसकी रिपोर्ट आती भी है कि नहीं आती है? आती है तो पब्लिक करो उसको। मैं तो सर्च कर रहा था अभी, हमारी जो आपने टॉपिक दिया था लास्ट संडे को, उसके बाद से मैंने सर्च किया था, कुछ भी रिपोर्ट नहीं मिला कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर क्या स्थिति है, डॉक्टर्स का कोई रिपोर्ट भी है, कोई ऑडिट आता है कि नहीं आता है। स्टेट वाइज ही कर लो, जिला वाइज ही कर लो ना, ऑडिट तो होना चाहिए था उसका। किसी भी कहीं भी चले जाओ, अस्पताल में दवाइयाँ नहीं है, अस्पताल में सरकारी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, चपरासी है वही सुई लगा के काम चला दे रहा है। अब जो गया है वो तो सोच रहा है फ्री में है तो इसी से लगवा लो, क्या दिक्कत है। तो लोगों को ये मत महसूस कराया जाए कि आप एहसान कर रहे हो, सरकारी एहसान हो रहा है कि चलो जो मिल रहा है वही ठीक है। स्वास्थ्य तो एक मौलिक अधिकार में आने के बाद कम से कम एक लोगों को ये लगेगा कि हाँ चलो ये इनकी जिम्मेदारी है, हमें कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा होता है ना कि अरे चपरासी क्या होता है, धमकी देता है कि अभी नहीं लगाएंगे तो क्या कर लोगे, जितना लगवा रहा हूँ वही बहुत है। ये सब की बातें जब इस सब चीजों से फ्री होना चाहिए, इसके लिए कई कदम आप उठा सकते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि आप हर अस्पताल के बाहर निजी डेली रूप से आप हर डॉक्टर के नाम लिखिए, हर कर्मचारी डॉक्टर के नाम लिखिए, और उपस्थित अनुपस्थित लिखिए, उपस्थित है कि अनुपस्थित है। बोर्ड लगना ही लगना चाहिए, हर अस्पताल का रूल हो, ये डॉक्टर हैं, ये कंपाउंडर हैं, ये नर्स हैं, ये चपरासी हैं, ये वार्ड बॉय हैं, ये चाय पिलाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, नाम लिखिए लाइन से सबके आगे। आज प्रतिदिन होना चाहिए ना कि ये उपस्थित, ये अनुपस्थित, ये उपस्थित, ये अनुपस्थित। अगर बाहर उपस्थित का बोर्ड है तो अंदर जाने के बाद ये ना हो कि डॉक्टर साहब नहीं है, बाहर उपस्थित क्यों लिखा पे, ठीक। सबकी प्रॉपर ड्रेस हो, डॉक्टर्स की प्रॉपर ड्रेस हो, उन पे नाम हो, उसका डेजिग्नेशन हो, ताकि कोई चपरासी अगर फोटो आपको सुई लगा रहा होगा तो आप नाम से पढ़ तो सकते हो। क्या होता है कई बार कंफ्यूजन में आदमी संकोचवश होता है, या फिर डर की वजह से, क्योंकि बड़े डॉक्टर से सवाल पूछ नहीं सकता हो कि ये जो सुई लगा रहा है वो है कौन। अब जैसे क्या होता है, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो बड़े लोग शहरों के लोग हैं, वो तो तुरंत पूछ देते हैं कि भैया आप कौन है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है। लेकिन जो छोटे गांव के लोग होते हैं वो जब कहीं जाते हैं, इंजेक्शन लगाने वाले से पता ही नहीं होता वो जो डॉक्टर उनको दवाई दे रहा है वो कौन है, डॉक्टर है या फिर कंपाउंडर है या फिर वो चपरासी सुई लगा रहा है। तो जब आप उसका नेम प्लेट होगा, रेलवे ने एक काम किया इस पे, आप रेलवे में कभी ट्रेवल करो, आप एक नोटिस करना कि हर उस पर बैज लगा होता है, यूपी पुलिस भी काम दिखा, बैज लगा है, उस पर नीचे उसका डेजिग्नेशन है, TT, स्टेशन मास्टर, चल टिकट, वो भी जो भी है। पुलिस में भी होता है, सब इंस्पेक्टर है, सिपाही है, कि बैज लगा होता है। ऐसे डॉक्टर्स में बैज लगा हो कि सामने वाला जान बिना बोले आदमी जान जाए कि हाँ ये जो मुझे सुई लगा रहा है, जो इंजेक्शन लगा रहा है वो है कौन। तो इससे
इससे मदद मिलेगी। अगर वो कोई और चपरासी, अगर चपरासी का बैच पहने वाला अगर सुई लगा रहा हो तो आप उसकी फोटो ले सकते हो, इजीली हो, कंप्लेन करने में इजी होगा। तो पोस्ट करिए सोशल मीडिया पे। हाँ, सोशल मीडिया पे डालिए, आप अथॉरिटी को कंप्लेन करिए कि भैया ये हाल है, आपके यहाँ चपरासी सुई लगा रहे हैं, तो ये कुछ तो एक्शन होगा, ना से तो कुछ बढ़िया होगा। तो ये सुविधाएं हैं। दवाइयों का उचित प्रबंधन किया जाए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर ही दोषी हैं, सिस्टम से दवाइयां जमीन पे पहुंचती नहीं है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। दवाइयां ब्लैक मार्केट हो जाती है। हाँ सही बात है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, दवाइयां ब्लैक मार्केट हो गई। दवाइयों पे मतलब कहीं वो दवाई का स्टॉक खत्म है। आप, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली की बात बताऊं, अभी चले जाइए आप, खैर नाम नहीं लेना चाहिए ऐसे अस्पतालों का। आप उस सरकारी अस्पताल में वहां पे जाइए, एक अस्पताल है हेड गवार, चलो नाम ले ही लेता हूँ, क्या हुआ जो देखा। हेड गवार बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आप वहां पे जाइए, डॉक्टर आपको देख लेंगे, अच्छे से देख लेते हैं वो। लेकिन जहाँ पे मेडिकल पर्ची पे गए, जहाँ पे मेडिकल काउंटर पे गए, तुरंत वो कह देते हैं भैया ये दवाई चाहिए, 4 दवाई है तो 2 दवाई आपको देंगे, 2 दवाई आपको बाहर से लीजिए, है ही नहीं वहाँ। क्यों नहीं है भैया? मतलब उनका ना मेडिकल से फिक्स भी होता है, वो वहीं भेजते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो उनका कमीशन फिक्स होता है, वो वहाँ पे भेजे, नाम भी ऐसा लिखेंगे वहीं पे मिलेगा। और ये जो प्राइवेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं सरकारी डॉक्टर, इससे जो हाँ, और जैसे कहा कि भाई जो बेसिक सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की, वो तो मुफ्त होनी ही होनी चाहिए इन एनी केस। इवन प्राइवेट भी अगर कर रहा है बेसिक स्वास्थ्य आपका उपचार कर रहा है, तो उसको भी भैया बिल टू कंपनी, सरकार से बात करो, हम नहीं जानते, हमें तुम बिल पट्टी करो, सरकार से देगी आपको जो फंड देना होगा, उनसे बात करो। तो ऐसा ये नहीं है सिस्टम कुछ, किया जा सकता है, इसमें कोई बहुत कठिन काम नहीं। हाँ, सरकारी नियंत्रण इस पे बहुत जरूरी है, किया भी जा सकता है, ऐसा होता है, किया जा सकता है। क्या आप बाहर देशों में जाके देखो, कई देशें कर रही हैं, यूएस कर रहा है, यूके कर रहा है, कर रहे हैं सब। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत रॉकेट साइंस की बातें कर रहा हूँ कि यह असंभव काम है, नया काम कोई करना है, हो भी सकता है, और स्वास्थ्य तो करना ही पड़ेगा। हाँ कोई तो हाँ डेफिनेटली। और मेरे ख्याल से अगर ये स्वास्थ्य अगर फंडामेंटल राइट में आता है ना, तो बहुत सारे नीति की हीनता है या क्या है वो है, ये सब बहुत हद तक देखिए खत्म हो क्या होता है, क्या होता है कि सबसे बड़ी बात, ज्यों ही वो स्वास्थ्य आपका मौलिक अधिकार में आएगा, तो उसकी जहां जहां पे मौलिक अधिकार शब्द की परिभाषा यूज की गई है, वहां वहां पे उसका इम्पैक्ट आएगा। सिंपल सी बात है। सिंपल, जैसे ही मौलिक अधिकार में आएगा, ठीक है। हाँ, जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि यहाँ यहाँ पे सांसदों के लिए चीजें फ्री है, फ्लाइट में ये टिकट है, आप बसों में भी सीट है, तो जब आप सांसद बनते हैं वहां वहां के अपने आप अप्लीकेबल हो जाता है कि आप वहां वहां पे आपको वे सुविधाएं मिलेगी। तो जैसे ही आप स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाओगे, वैसे ही मौलिक अधिकार को जो जो सुविधाएं मिली हुई, आप इस बात को अगर गहराई सोचे तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि जहां जहां पे आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो। अब सीधी सी हाँ बात, डॉक्टर हमारा इलाज नहीं कर रहा है तो हम डायरेक्ट हाँ, तो हाँ चलो भैया बात करेंगे वहीं पे। डायरेक्ट हाँ, फटकार लगे वहां तो से तो जहां जहां पे मौलिक अधिकार, जहां पे मौलिक अधिकार ज्यो बनाएंगे, तुरंत उसका पावर अपने आप बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है कि मौलिक अधिकार शब्द आते ही उसके पावर अपने आप बढ़ जाएंगे, और कई जगह परिभाषाओं में फिट बैठेगा, कई सुविधाओं का अपने आप लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें तो हैं, ये इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य में मौलिक अधिकार में लाना ही लाना चाहिए। दूसरी बात जो कह रहे थे कि सरकारी प्रैक्टिस, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, ये जो जमीनी समस्याओं की बात अगर हम करें, जो समस्याएं क्या क्या आती हैं, जो स्वास्थ्य हमारे डॉक्टर्स हैं, सरकारी डॉक्टर्स, ठीक, वो प्राइवेट प्रैक्टिस उन पे बैन होना चाहिए। भैया तुम हॉस्पिटल प्रीमाइस में घुसोगे नहीं, जैसे क्या होता है कि बीबी के नाम पे लाइसेंस ले लिया, बहू के नाम पे लाइसेंस ले लिया, दामाद के नाम पे लाइसेंस लेके आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं गोरखपुर में से कई डॉक्टर्स को जानता हूँ जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, उनको मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं प्राइवेट प्रैक्टिस में जाके। और प्राइवेट प्रैक्टिस करना बहुत बड़ी दिक्कत पता है कहाँ से शुरू होती है, जैसे ज्यों ही आप सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करना शुरू करता है, वो सरकारी अस्पताल में देखना ही नहीं बैठ बनता है, भैया ये पर्ची किया, ये यहाँ पे नहीं हो पाएगा, आप यहाँ पे इस टाइम पे मिलो। सबसे बड़ा जाति आपको पहली लाइन में वही बोलेगा, भैया ये एक काम करो, आप सैटरडे को यहाँ मिलो।
इस हॉस्पिटल में चले जाओ, इस हॉस्पिटल में चले जाओ, हमारी बहू का यहाँ इलाज हो जाए। तो सरकारी डॉक्टर्स का, और अगर हो सके तो उनके स्पाउस का, प्राइवेट प्रैक्टिस बंद कराओ। प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है। आने के बाद ना कहीं ये ऑटोमेटिक भी ऐसे कर लेंगे, क्योंकि फिर पता है क्या होगा, जिसको पता चला भाई साहब प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस तुरंत हाई कोर्ट में अपील दे देंगे, हाँ और हाँ जो है कि जो नियम है वो रिट में अधिकार है उसके तहत हाई कोर्ट तुरंत इनको हाँ, मैंने बताया ना, जो देखिए क्या हो गया, स्वास्थ्य को क्या होता है कि स्वास्थ्य जो मौलिक अधिकार में आएगा, मैंने बताया ना, उसको एक बहुत सारे पावर्स मिल जाएंगे। जहां जहां पे मौलिक अधिकार शब्द यूज किया गया होगा, मौलिक अधिकार को जो जो पावर मिले होंगे, ठीक, वहां वहां पे वो चीजें अपने आप एप्लीकेबल हो जाएंगी। ठीक, और किसी को एक सुविधा देना, जैसे मैं आपको क्या करूं कि कुछ सुविधाएं दे दूं कि चलो ये कर लो, ठीक है, ये काम, ये सुविधाएं आपको मिल जाएगी, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप, मैं कोई चीज आपको अपॉइंटमेंट कर दूं कि हाँ ये है आपका अपॉइंटमेंट, ये इस चीज पे हो गया, तो बहुत सारी सुविधाएं तो अपने आप मिलनी शुरू हो जाएंगी ना फिर। तो मौलिक अधिकार आने में ही बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, ये तो अपने आप में आधे से ज्यादा सोल्यूशन तो यहीं से हमारा निकल जाएगा। बहुत सारे सुधारों की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ भी होगा पहली बात, और हाँ दूसरा ये होगा कि जवाबदेहिता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, मौलिक अधिकार शब्द आते ही बहुत लोग हिल जाते हैं, सिंपल सी बात यह है। तो मतलब वो नहीं कहते हैं कि वो काम करने लगे, जैसे वो आर्टिकल 19 है, या फिर समता का अधिकार जो है। हाँ, जैसे बात है ना, कई बार बात है कि मौलिक अधिकारों का हनन, जब भी आप ये नहीं कहेगा कि स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है, वो कहेगा मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो आप इस लैंग्वेज, आप इस टर्म का मतलब समझ सकते हो, तो आप कितना बड़ी बात है ये, कि एक तो चलिए यहाँ पे इसको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिली, ये लाइन है, अखबार की हेडिंग बनेगी कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में इसकी दम तोड़ दिया किसी ने, और ये लिखा मौलिक अधिकारों के अभाव में दम तोड़ दिया। आप इसका सोचो, मौलिक अधिकार, इस वर्ड का ही कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। मतलब विश्व मीडिया भी इस बात को उठाएगी कि भैया फंडामेंटल राइट ही सुरक्षित नहीं है उस देश में, इसका बहुत बड़ा। हाँ, तो हर देश का पैरामीटर में एक बहुत बड़ा रोल, देश के पैरामीटर, लिविंग जो पैरामीटर्स हम देखते हैं कि भैया वहाँ पे जन सुविधाएं कैसी हैं, मतलब वहाँ पे रहन सहन कैसा है, तो उनमें ये आता है कि भैया उनके मौलिक अधिकार कितने हैं उस देश के। पाकिस्तान का जग जाहिर है कि मौलिक अधिकार के मामले में बहुत पीछे है, पाकिस्तान हुआ या फिर कुछ अरब देश हैं हमारे, हाँ, मौलिक अधिकारों के मामले में आपको पता है कितने पीछे हैं वो लोग। तो उन सबसे तो हम लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें और अच्छा होना है। हम अरब देशों से, अब पाकिस्तान से कंपेयर क्यों करें, हमें तो बड़े देशों से कंपेयर करना है ना। तो इसलिए तो इंडिया विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, तो हाँ, अरे कई 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 चीजों में हमारा हमारा आयुर्वेद, भैया हम आयुर्वेद पे कितना गर्व करते हैं, हमारा सनातन काल आयुर्वेद है, कब से हम आयुर्वेद पे हैं। उस देश में अगर स्वास्थ्य के लेके हमारी इतनी चिंताएं हैं, हम इतने बुरे बुरे स्थानों पे आ रहे हैं, पिछड़े हैं, तो समस्या तो है। समस्या तो फिर कहीं ना कहीं सबको देखना पड़ेगा ना, सिस्टम से लेके, क्या होता है, प्रशासन, शासन और जनता, तीन ही होते हैं किसी भी लोकतंत्र में, तीन ही चीज होंगे ना, प्रशासन, शासन, जनता। इन तीनों को कहीं ना कहीं अपने अपने लेवल पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्वास्थ्य तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, बिना स्वास्थ्य के कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं जैसे निजी जो डॉक्टर्स हैं, मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, आज के टाइम पे जो लूट के केंद्र जैसे जिसको कह सकते हैं, लूट के केंद्र। और जैसे मैं आपसे यहाँ पूछ भी सकता हूँ कि जैसे मैं देख रहा हूँ जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे कभी भी कार्ड से पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, वो सिर्फ कैश पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। रीजन क्या है? वो ब्लैक मनी तो है। ऑब्वियसली जितना कैश ट्रांजैक्शन हो गया, सिंपल सी बात है, जो भी आदमी कैश में पैसा मांग दिया प्रेशर देके, समझ लो उसकी कहीं रिकॉर्डिंग में नहीं आनी। और सबसे बड़ी बात, इससे कितनी नुकसान होते हैं आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग नहीं समझते हैं इस चीजों को। अगर कोई भी इनकम अगर फ्लो में नहीं आएगा कैश में, देखिए क्या होता है कि सिर्फ टैक्स की बात नहीं है, आपने टैक्स चुरा लिया वो अलग बात है, उससे हमारे इकोनॉमी में वो पैसा दिखा नहीं। इकोनॉमी की जब कैलकुलेशन होगी, वो फंड दिखा नहीं कि इतना फ्लो हुआ, इतना इनकम आया, इतना एक्सपेंडिचर हुआ, तो वो इकोनॉमी से बाहर हो जाती है चीज है।
वो पूरे फ्लो से बाहर होती है। जब भी कोई कैश ट्रांजेक्शन अनरिकॉर्डेड होती है, मैं अकाउंटिंग की भाषा में बात कर रहा हूँ क्योंकि इस फील्ड में हम लोग काफी वो रहता है। जब भी कोई कैश, इसके लिए कई सारी लिमिट्स भी बनाई गई हैं। इनकम टैक्स ने बहुत सारे इस पे कानून बनाए हैं कि 20,000 से ज्यादा आप कैश ट्रांजेक्शन एक दिन में नहीं कर सकते हैं किसी के लिए भी। अगर करेंगे तो फिर पेनल्टी है, उसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे, उस पर इनकम, उस पर भी टैक्स लगा देंगे। तो सरकार से अपने अपने नीतियां हैं। आप 2 लाख से ज्यादा का, मतलब सरकार ने अभी कैश ट्रांजेक्शन पर लिमिट बना दी कि आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन। इससे ज्यादा का सामान खरीदना हो तो आप कैश, 2 लाख से, आई थिंक 2 लाख से, मुझे ज्यादा याद नहीं है, 2 लाख से ऊपर का सामान खरीदना हो तो आप कैश में दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें सरकार अपनी अपने क्षेत्र से तो घेर रही है, लेकिन फिर भी क्या है कि जब सिस्टम में लोग को सबको लगेगा कि अब देने वाले को भी दिक्कत नहीं है, पाने वाले को भी कहीं दिक्कत हो, प्रेशर दे रहा है, तो दिक्कत तो आ जाती है। हाँ, इसके कई सुझाव मैं दूंगा। अगर जैसे क्या होता है कि डॉक्टर्स के जो लूट की बात की आपने, है एक्चुअली में फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ कि हॉस्पिटल्स की में पैसे बिल का क्या हिसाब किताब है। एक बार अगर आप घुस गए, अभी हम लोग फरवरी मार्च में इसके साक्षी भी रहे हैं कि आप एक हॉस्पिटल में चले गए, हमारे एक रिलेटिव के फ्रैक्चर हो गया था हाथ में, मतलब एक बार जब आप हॉस्पिटल चले जाते हो तो बिल बनने जब शुरू होते हैं ना उनके, तो उसका एक अलग ही स्पीड होता है। मतलब क्या आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात, सारे सरकारी हॉस्पिटल का ऑडिट कंपलसरी कर दी जाए। सिंपल सी लॉजिक है, चाहे आप 5 रुपए का हॉस्पिटल हो, 500 करोड़ का हॉस्पिटल हो, सरकार। और सबसे बड़ी बात जो बैंक ऑडिट होती है, मैं थोड़ा सा बैंक ऑडिट पे जाना चाहूंगा। बैंक ऑडिट में सरकार की बड़ी तगड़ी पकड़ होती है, पूरी पूरी कंट्रोलिंग सरकार अपने हाथ में लेके चलती है बैंक ऑडिट की। बैंक ऑडिट का क्या होता है, सीएजी सीए फॉर्मों से वो लिस्ट मंगाती है, भैया आप अपना कोट दीजिए कि मैं ऑडिट करूंगा, मैं ऑडिट कर सकता हूँ। सब लोग देते हैं और वो सफल करके, उनको मिक्स करके पर्चियां निकाल के सबको अलॉट करती है कि भैया आप इस बैंक का ये ब्रांच करो, इस बैंक का ये ब्रांच करो, इस बैंक का ये ब्रांच करो। मतलब कोई भी बैंक अपने हिसाब से ऑडिटर नहीं चुन सकता है, उसको सरकार हाँ प्रेफरेंस बताएगा। बैंक्स क्या करती है, भैया 5 ऑडिटर का नाम देगी, भैया ये 5 ऑडिटर हैं, इनसे मैं कराने के लिए ठीक ठाक हूँ, मनी ये 5 ऑडिटर ठीक है, इनसे मैं करा सकता हूँ। तो उस 5 में से एक ऑडिट उठा के बैंक उनको दे देता है। सीएजी क्या करता है, उनको आरबीआई इम्पेलमेंट करता है उनको ऑडिटर। तो आरबीआई क्या करता है, उनमें से एक को अपॉइंट कर दिया, भैया जाओ तुम बैंक ऑडिट करो। ऐसे ही सारे हॉस्पिटल्स का कंपलसरी ऑडिट कर दिया जाएगा सीएजी की निगरानी, या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय, जो भी एक सरकारी अथॉरिटी की निगरानी में। सीएजी जहां तक मुझे लगा भी मतलब ऑडिट हो, और हाँ, कंपलसरी नहीं, ऑडिट नहीं, कंपलसरी ऑडिट। कंपलसरी ऑडिट टर्म इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जो ऑडिट क्या होता है, ऑडिट ऑडिट क्या होता है कि ऑडिट का मतलब हो जाता है फाइनेंशियल टर्म, मतलब वित्तीय लेखा जोखा के बारे में वो बात करते हैं। सिंपल सी बात ये है कि सिर्फ वो फाइनेंशियल टर्म्स को ही इंक्लूड करते हैं कि फाइनेंशियल क्या है। लेकिन जो आप कंपलसरी ऑडिट करेंगे सीएजी द्वारा, तो उसमें सारी चीजें आती हैं। जैसे मैं बताऊं, ऑडिट में क्या होता है कि आपने एक बिल्डिंग बनाई, ठीक, एक अस्पताल में 4 कमरे बनवाए आपने, 4 कमरों का ये खर्चा है, ये एक्सपेंस है, ये आपने फाइनल सब अच्छे से एक्सपेंस किया आपने, ठीक। अब सब चीज अच्छे से किया, कोई घोटाला नहीं है उस कमरे बनने में, ठीक है। तो अब एक जो नॉर्मल ऑडिटर जाएगा, वो देखेगा कि हाँ भैया 4 कमरे हैं, 20 लाख में बनने चाहिए थे, 22 लाख में बन गए, ठीक है, क्योंकि सब ठीक है, ये सारे सब खर्ची की पर्चियां भी हैं, सारे सैलरी स्लिप भी हैं, ठीक है। लेकिन जो सीएजी ऑडिट होगी, सबसे पहला सीएजी ऑडिट काम करेगा, भैया 4 कमरे बनाने जरूरी भी थे कि नहीं थे, ये देखो पहले। हाँ ये सही बात है। भैया तुम फर्जी 4 कमरे बनवा रहे हो, ये पहले देखो साला 4 कमरे बनाने बनाने का औचित्य क्या है। और हाँ, इसको हिंदी में शब्द दूं, प्रोप्राइटी ऑडिट कहते हैं इसको, औचित्य औचित्य अंकेक्षण। कि भैया जैसे क्या होता है, नॉर्मल ऑडिटर जाएगा तो 4 कमरे बने, भैया इतने सीमेंट आए, इतनी छड़ आई, इतना ईंटा आया, इतने लेबर कॉस्ट गए, ये ऑडिटर हाँ सब चीज सही है देख के चलाया, उसने रिपोर्ट बढ़िया दे दी। लेकिन जो सीएजी प्रोप्राइटी ऑडिट कराएगी, वो ये बताएगा भैया 4 कमरे बनाने जरूरी भी थे कि नहीं थे। एक बात ये पहले मुझे समझाओ। हाँ, पता चला कि उसका कॉन्ट्रैक्टर से 60 गांठ था, कॉन्ट्रैक्टर खाली बैठा था, भैया चल कुछ काम करते हैं, पैसा कमाएंगे। तो बाद में पता चला 4 कमरे की कोई जरूरत ही नहीं है, भैंस बांधने के लिए बना दिया कमरा, 4 कमरा। और क्या। तो ये भी तो एक ऑडिट है। तो कंपलसरी ऑडिट बाय सीएजी हर हॉस्पिटल का कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स को सबसे बड़ी बात, हॉस्पिटल पे जीएसटी टैक्स, बहुत सारे टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं, जीएसटी नहीं लगता उन पे, कई सारे मेडिकल
डॉक्टर्स फैसिलिटीज पे जीएसटी नहीं लगती है। तो उनका सरकार की निगरानी में सीएजी द्वारा कंपल्सरी ऑडिट कराया जाए, उसका रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। हाँ। और हर हॉस्पिटल के काउंटर पे उस ऑडिट रिपोर्ट को रखा जाए। जैसे रखा होता है ना पर्ची, आप किसी कॉलेज में चले जाओ या होटल में चले जाओ तो मेनू रखा होता है, हर हॉस्पिटल के काउंटर पे वो ऑडिट रिपोर्ट समझने वाले भाषा में लिखा होना चाहिए। हर बच्चों हॉस्पिटल की ग्रेडिंग, हाँ, हर हॉस्पिटल ऐसा ना टर्म ऐसा यूज कर दो कि साला ये बुला के लाया कस्टमर की, भैया पढ़ के बताइए क्या लिखा है इसमें। तो पढ़ वो वो धमाल मूवी नहीं करता है, पढ़ तो बे का लिखा है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ भारतीय संविधान कहा जाता है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। इसका मतलब कि हाँ सामान्य आदमी के बारे में जल्दी समझ में नहीं आता। हाँ। तो एक ऑडिट रिपोर्ट, सर सीएजी मैं बता रहा हूँ, सीएजी ऑडिट कंपलसरी करिए हर हॉस्पिटल का, उसको सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे डालिए, वेबसाइट पे डालिए, और हर हॉस्पिटल के काउंटर पे वो ऑडिट रिपोर्ट विद ग्रेडिंग, कि भैया होता है ना आप स्टूडेंट ग्रेडिंग करते हो ना कि ये ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, बी प्लस है, सी ग्रेड है, जैसे होटल के होते हैं, होटल्स के होते हैं ना 3 स्टार है, 4 स्टार है, 2 स्टार है, जैसे हम जोमेटो डिलीवरी बॉयज को देते हैं कि हाँ ये स्टार है, ये स्टार है, उस तरह विद ग्रेडिंग ऑडिट रिपोर्ट हर काउंटर पे होनी चाहिए। और हर हॉस्पिटल की ना क्रेडिट रेटिंग बने, जैसे कि कौन सा हाँ हाँ। हॉस्पिटल बहुत अच्छा क्रेडिट का है, आप किसी जहाँ। एजेंसी को हायर करो ना, आप किसी एजेंसी को हायर करो, एक इतना बहुत कुछ खर्चा नहीं है, कितना खर्चा ले लेगा। जैसे क्रिसिल है, आपने नाम सुना होगा, S&P है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, मूडीज है, मूडीज का नाम सबसे ज्यादा फेमस रहता है। हालांकि मूडीज से बढ़िया क्रिसिल है, लेकिन क्रिसिल को इंडिया में लोग ज्यादा, मूडीज का नाम इसलिए ज्यादा फेमस है, मोदी 4-5 बार नाम भी ले चुके मूडीज मूडीज। तो हाँ, तो मूडीज से किसी से भी एक रेटिंग एजेंसी ले आओ जो हॉस्पिटल्स की रेटिंग्स करें, और उस रेटिंग्स के साथ ऑडिट रिपोर्ट लगाओ, हर काउंटर पे होने चाहिए, हर वेबसाइट पे होना चाहिए। इजिली आदमी जाने से पहले एक बार वो ऑडिट रिपोर्ट निकाल के पढ़े, ठीक, उसका क्रिसिल उसका क्रेडिट स्कोर पढ़े कि हाँ ये इसका स्कोर है, ये इसका स्कोर है, तब जाके कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है। हालांकि इसमें ये मैं नहीं कर सकता, हालांकि कोई भी दावा नहीं कर सकता ना कि 100% प्रूफ प्लान की बात करें, तो 100% प्रूफ तो हो ही नहीं सकता जहां पे ह्यूमन बींग इन्वॉल्व है, सिंपल सी हाँ, बात है। वहां पे तो तो 100% नहीं हो हाँ, सकता। तो इससे काफी हद तक सुधार आएगा, क्योंकि बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो रेटिंग से बहुत डरते हैं, उनको डराने का एक ही तरीका है, रेटिंग। हम्म। और जैसे ही हाँ वो रेटिंग आई हॉस्पिटल की, भाई यहाँ पे ज्यादा लूट मच रही है, तो हाँ, जो रेटिंग गिरेगी उसकी, जो हाँ रेटिंग गिरेगी, आप रेटिंग का देखो ना, हाँ हर जगह रेटिंग की बात है, रेटिंग से ही आजकल हर चीज चल रहा है, रेटिंग जहाँ गिरती है। अब मूवीज पे क्या होता है, जो खराब मूवीज होती है IMDb रेटिंग गिरा के उसको फ्लॉप करा देते हैं फिल्म। हाँ फ्लॉप हो गया हाँ, कंपल्सरी। तो रेटिंग, हाँ उनका, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। आई थिंक मैंने इसको नोट करके, इसको मैं इस पे आर्टिकल लिख के डालूंगा भी, ये जो कृषि रेटिंग हमारी बात चर्चा चर्चा में बात निकल गई है कि हाँ ऑडिट कंपलसरी ऑडिट, औचित्य प्रोप्राइटी ऑडिट, मैंने कहा ना कि जो ढंग के लोग होते हैं, जो अच्छे लोग घोटाले करते हैं, जैसे जो गंवार लोग घोटाले करते हो, कैसे घोटाले करेंगे, सीमेंट मार देंगे, सीमेंट खराब करवा देंगे, छड़े खराब करा देंगे, ठीक। हाँ लेकिन जो बड़े बिजनेस बड़े लोग होते हैं घोटाले कैसे करते हैं, कि भैया 4 कमरा खाली पड़ा है, कुछ नहीं काम है, 4 कमरे बनवाओ, बिना मतलब के कमरे बनवाओ 4। हम्म, जैसे आपने देखा होगा ना, शहरों में चीज नोटिस करना, एक बड़ी बढ़िया सड़क चल रही है, उसको तोड़ के खुदाई कर रहे हैं, सब नाले बना रहे हैं। आपको देख के गुस्सा आता है, भैया क्या जरूरत थी, नाला सही था, सड़क सही था। हम्म, ये चीज कभी नोटिस करना, दिल्ली में तो बहुत होता है, दिल्ली में बताओ, गोरखपुर में मैंने नोटिस किया कि एक बढ़िया रोड चल रही है, नाला बढ़िया है, खोद के पाइप डाल रहे हैं सब उसमें, ये सब, ये बढ़िया अब इस चीज को पहले से नोटिस किया जाना चाहिए। हाँ। हाँ, रुक गया था वीडियो, अभी सही है।
अखल जी भी लाइन से निकल गए हैं। हाँ हाँ, तो ये बात है। तो ये चीजें और प्रोप्राइटी ऑडिट, कंपलसरी ऑडिट में जैसे क्या होता है कि जब सीएजी ऑडिट कराती है ना, जैसे बाकी लोग ऑडिट कर आएंगे, जब ऑडिट नॉर्मल ऑडिट होगी तो हमारे ऑडिट का एक प्रोफार्मा बना हुआ कि हमें ये चीजें देखनी है। लेकिन जब सीएजी ऑडिट कराती है तो बोल के भेजती है भैया ये चीज चेक करके आना, ये नहीं कि अपने हिसाब से जो मन किया वो चेक करके आ गए। तो उसमें प्रोप्राइटी ऑडिट होगा, कंपलसरी ऑडिट में जाएंगे लोग, तो सब चीजें निकल के आएंगी कि वो जो काम हुआ है वो ठीक हुआ है। सही बात है, उसमें काम होने में कोई घोटाला नहीं हुआ है। काम में जितना खर्चा हुआ है उतना ही खर्चा दिखाया गया है, जितना लेबर गया उतना ही लेबर दिखाया गया। लेकिन साला जो काम हुआ है वो जरूरी था कि नहीं था ये भी देखो। हाँ, ये तो बहुत बड़ी चीज है, सही बात है। हाँ, तो हाँ, ये चीज नोटिस करना, शहरों में बहुत होता है ये। सड़क सही है, खोद दिया उसको, दोबारा या बनाएंगे। ये उसको कि वहां पे कुछ भी कर रहे हैं। हाँ, और क्योंकि कॉन्ट्रेक्टर बोलता है भैया कुछ कमवाओ हम के, तो कुछ कमवाने के चक्कर में हाँ हाँ, सड़क खोद दो, बनाओ दोबारा। है। जैसे बहुत सारे यहाँ पे राजनेता इसलिए भी जीतते हैं क्योंकि किन्हीं लोगों का पर्सनल उनसे संबंध होता है, इसलिए हम्म भी दिलवाते हैं वोट उनको, मतलब पर्सनली हम्म मेरे लिए। जबकि होना क्या चाहिए कि जो आपका प्रतिनिधि है, लोक प्रतिनिधि है, वो जनता के हम्म प्रति उत्तरदायी। भैया हम के कमाओ हम्म। के चक्कर में क्या होता है कि फालतू काम सारे हो जाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं, हाँ, वास्तव में। और सही मेरे बात है। ख्याल से स्ट्रक्चर को लेके होना क्या चाहिए कि सरकार नेशनलाइजेशन ना करे तो कम से कम एक सेंट्रल एजेंसी बना दे हेल्थ के लिए। हाँ और उसका हाँ ये हाँ। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो ब्लैक मार्केट बना रहे हैं ना, उनसे वो हम्म। और जो हम्म। गाँव का ब्लैक मार्केट चल रहा है उस पे कंट्रोल हो, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ पता ही नहीं होता है, अपने मन का मेडिकल हॉल वाले दवाइयों का दाम वो हाँ। क्रिएट करते हैं। अब जैसे मैं बताऊं कि एक दवा मैं जाके यहीं पे पास से दूसरे जगह से लिया, उसका 80 रुपए प्राइस दिया गया, और कहीं हम्म। और से जाके लिया तो उसी दवाई को मैं 40 रुपए में लेके आया। और रियलिटी क्या है जाहिर, दवा का मुझे नहीं पता। नहीं सही बात है कि दवाइयों में जो मार्जिन है आपको पता होगा, 60 से 70% तक लोग कहते हैं, मैं 40-50 मार्जिन मान के चलता हूँ कि मार्जिन होता है बहुत तगड़ा। मैंने तो देखा हुआ है कि एक हमारे जानने वाले थे बताते हैं कि 15 का सिरप 150-150 में बिकते हैं भैया। हमारे एक रिलेटिव के पास मेडिकल, हाँ है, आप भी परिचित है उस मेडिकल तो ये रहता है कि बताते हैं वो लोग कि भैया इतने मार्जिन है मेडिकल। इसमें गलती किसकी है? ऊपर कंपनियां भैया कुछ भी प्रिंट करती हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कहीं ना कहीं एमआरपी पे तो दिक्कतें हैं। एमआरपी जेनरिक दवाओं पे कुछ कुछ और एमआरपी जा रही है, ठीक है। उनके ब्रांड नेम पे ब्रांडिंग के बाद कुछ दवाइयों का एमआरपी कुछ और हो रहा है। डॉक्टर्स लिख रहे हैं तो कुछ और उस पे जा रहा है प्राइस। डॉक्टर्स इवन आप एक ही दवाई, सेम दवाई का पत्ता आप अलग अलग डॉक्टर से लेके देखिए, अलग अलग एमआरपी पे मिलेंगे आप। दिक्कत क्या तो जा रही है पता नहीं कैसे, मतलब दवाओं का अगर प्राइस कंट्रोल नहीं हुआ ना तो आम आदमी हाँ। टूट जाएगा। और हालांकि इसके लिए तो कई सारी जो है कि वो कंपनियां अब तो आ गई हैं, जैसे जोमेटो वगैरह की तरह से netmeds.com कोई है, और पता नहीं कौन कौन से कई और आ गए जो ऑनलाइन दवाइयाँ डिलीवर करता है। हाँ, तो ऑनलाइन दवाइयाँ कितना सक्सेसफुल होंगी? आप ऑर्डर करके देखो कभी, छोटे शहरों में बता रहा हूँ ना। हम्म, स्वास्थ्य सुविधाओं को आप बड़े शहरों से कंपेयर नहीं कर सकते कि बड़े शहर में क्या स्थिति है कैसे है। हम्म, भारत एक ग्रामीण ग्रामीण गांव का देश, गांव का देश है इंडिया में। हम्म, तो जब तक ग्रामीण अंत्योदय, वाजपेयी जी की बात फिर से आ गई कि जब तक हम्म, अंत्योदय वाला कोई भी परियोजना अंत्योदय तक नहीं, अंत्योदय को साक्षर वो नहीं करेगी, सही साबित नहीं करेगी, तब तक उस योजना का कोई फायदा नहीं। जब तक स्वास्थ्य अरुणाचल में बैठे आदमी को भी ढंग से नहीं मिलेगा, उड़ीसा मणिपुर आप 7 सिस्टर में नहीं पहुंचेगा उस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ। आप गांव के बिहार के किसी बक्सर के जिले के किसी गांव में नहीं पहुंच रहा है स्वास्थ्य सुविधाओं का ढंग से लाभ, तो फिर दिल्ली मुंबई कोलकाता बनारस और गोरखपुर से नहीं होगा ना। आप हम्म। समझिए इस चीज को। गांधी जी ने तो भी इस कहा पे कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ, जैसे पता है राष्ट्रीयकरण से बात आई थी कि एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड एजेंसी हो, जैसे कोई की, और क्रिमिनलाइज किया जाए जो हेल्थ केयर के जो पेनल्टी हैं, सिर्फ पेनल्टी नहीं होती। जैसे क्या होता है कि इसमें जो जो भी अपराध हैं इससे रिलेटेड, उसको हम्म, क्रिमिनलाइज किया जाए भैया, जेल होंगे, सिंपल सी लॉजिक है टोटली। ये बहुत अच्छा कि होगा, डर हाँ, नहीं।
ऑटोमेटिक लोग कि वो कंट्रोल करने लगेंगे। हाँ, क्योंकि मेडिकल लाइन स्वास्थ्य सुविधा, आप स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं किसी के साथ। दूसरी मैं अभी लूट की बात हो रही थी, हमारे डॉक्टर्स की लूट की बात, तो उस पे काफी इम्पैक्ट आएगा इसका। जब होगा ना क्रिमिनलाइजेशन की बात आएगी तो कोई भी सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा, डरेगा। हाँ, तो इस कदम से काफी बेहतर हो सकता है। एक अच्छी चर्चा जो है कि आज हमारी हुई है, और हाँ। जैसे खासे लोग जुड़े थे, मुझे कमेंट तो दिखते ही नहीं है, पता नहीं कैसे। अब अच्छा। अगली बार कोशिश करेंगे कि बगल में एक और डेट है उसको चालू करके बैठा करें ताकि कमेंट्स सुनो। लेकिन मैं देख रहा हूँ काफी लोग जो है विजिट कर रहे हाँ। हैं, तो देखते रहते हैं। जैसे यहाँ मल्लिका राय, शेखर सिंह चौहान, अजय कुमार राय, ऐसे करके हैं, और कुछ और लोग बीच में गेस्ट बन के आए थे और अच्छा। हाँ, तो आपका धन्यवाद भी करूंगा। आप लोग विजिट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि टीवी सही चैनल बात पे है। बड़े बड़े ऐड देख करके वो विजिट करके कोई फायदा तो होने वाला है नहीं वहां पर। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। 3 3 महीने दिखाए जाते हैं जिसका कोई औचित्य सुस, मामला हाँ, सुशांत पे एपिसोड चलते हैं, सुशांत को न्याय दिलाया जाता है। फिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा न्यूज तो पाकिस्तान में दिखाया जाता है, चीन में पाकिस्तान क्या से रिलेटेड। कैसे क्या कर रहा है ये, इससे तो। और यहाँ पर आपके दैनिक जीवन से जो जुड़ी बातें हैं इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, और हाँ हाँ हेल्थ और मेरे सबसे जुड़ा हुआ आपका मामला है। और मेरे ख्याल से जो बड़े चैनल हैं उनको ये सोचना चाहिए कि स्वास्थ्य पे चर्चा करें, पोषण पे चर्चा करें, आखिर कृषि में क्या दिक्कतें हैं इस पे चर्चा हो, और सरकारी योजनाओं को कम से कम बताया जाए। अब जैसे फार्म्स एक्ट जो आया था उसको लेके हाँ। इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, किसी ने क्लियर नहीं किया इस चीज को। अच्छा। तो ये हाँ चीज, और आप यहाँ पे अगर रेगुलर आते हैं, विजिट करते हैं, तो आपको एक अच्छी चर्चा मिलेगी, और प्रत्येक शनिवार को। हाँ। अच्छे कंटेंट की गारंटी तो हम लोग दे ही रहे हैं कि भैया न्यूज, टीवी न्यूज चैनल से तो अच्छा ही जाएगा, और जा भी रहा है। दूसरा एपिसोड आज हमारा अच्छे मुकाम पे चल रहा है। अगर देखें तो काफी व्यूअर्स देख भी रहे हैं इसको, कई लोग बीच में देख के आए और थैंक यू बोल के चले गए। मुझे पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज आए हैं, कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि गुड, गुड टू गो, गुड गुड। हाँ, मुझे आ रहे हैं मैसेजेस तो आ ही रहे हैं इसमें कि हाँ कंटेंट जा रहा है। देखिए, सबको कंटेंट से ही है, जब कंटेंट अच्छा मिलेगा ना कुछ टॉपिक, कुछ लोग कुछ टॉपिक मिल जाएगा जिससे वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उनके लिए बेहतर है। तो हम उस चीज को उठाने का प्रयास भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगला कमेंट, अगला टॉपिक भी मिल जाएगा हमें, यहीं से चर्चा चर्चा में अगले टॉपिक, अगले सैटरडे का टॉपिक भी मिल जाएगा। तो यही है। प्रोत्साहन करते हैं कि भाई अच्छा कंटेंट हमें भी वो जुटाने के लिए वो होगा कि हाँ हम भी अच्छा एक और अच्छा कंटेंट लेके आए। आप, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आपके हक की बातें है ना ये। अब हेल्थ आपके सही बात। आपके आप आज तक किसी ने ये चर्चा नहीं की होगी कि मतलब हेल्थ को फंडामेंटल राइट बनाया जाना है, चाहिए या नहीं चाहिए। इनफैक्ट हाँ, किसी सही है। को ये सारी चीजें नहीं है। तो हम्म। याद के ही पात्र हम लोग बने हुए हैं कहीं ना कहीं। और समझिए और शेयर कीजिए आप लोग। मैं यही उम्मीद करता हूँ जो लोग 3 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जो लोग भी देखते हैं, आप हाँ इनसे हाँ, और शेयर करें। सही है। हाँ, तो एक अच्छी चर्चा का भाग बने रहने के लिए धन्यवाद प्रखर जी। तो थैंक यू आशुतोष, थैंक यू सो मच। चलिए, नेक्स्ट सैटरडे हम लोग जुड़ेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ ही। और अगले सैटरडे को हम्म, फिर एक अच्छा टॉपिक हो, और आप हाँ उम्मीद करूंगा कि आप लोग टॉपिक दें कमेंट बॉक्स में। हाँ, आज का चर्चा काफी अच्छा रहा, मुझे भी काफी पसंद आया, क्योंकि स्वास्थ्य तो जरूरी है। देखिए, स्वास्थ्य के बिना तो कोई भी, स्वस्थ शरीर ही सबसे, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, मस्तिष्क का विकास होता है। ये सब सारी चीजें निकल के आई। अभी हम लोग खांसते रहते तो ये एपिसोड कितना अच्छा हो जाता है। हाँ, बुखार, अभी सोचो मुझे बुखार होता तो मैं मैसेज कर देता कि आज का शो कैंसिल करो या फिर आज का चर्चा नहीं कर सकते। तो एक हाँ, स्वस्थ शरीर था तो हमने स्वस्थ चर्चा की, स्वस्थ चर्चा की तो स्वस्थ ऑडियंस भी स्वस्थ थे तभी जुड़े, नहीं तो तबीयत खराब होता, वो आंख को कुछ दिक्कत हो के अस्पताल में होते तो नहीं देखते फिर उस बात। तो ये चीजें तो जरूरी हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा था, हमने अच्छे पॉइंट्स भी उठाए, उसमें काफी चीजें भी उठाई हैं कि हाँ, उस पर कई लोगों के मेरे मैसेज भी आए, प्रोत्साहन भी दिया कि हाँ, ये टॉपिक बढ़िया था, इसको अलग से डालो, काट के वीडियो। तो वो चीज भी हम देखेंगे और करेंगे भी आगे आगे, और उम्मीद करते हैं कि
करते हैं, इसमें तो बहुत सारी बातें करने को है। अभी तो हम लोग बजट पे बात नहीं किए हैं कि बजट कितना है और एलोकेशन हाँ, कैसे, इस पे तो कर रही है सरकार, मतलब स्वास्थ्य के प्रति तो हर सरकार का रवैया ठीक रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बजट के मामले में तो है। लेकिन बजट कोई बात है ना, वित्त मंत्रालय क्या कर सकता है, सिर्फ बजट एलोकेट कर सकता है, काम तो स्वास्थ्य हम्म, मंत्रालय को करना है ना। ये अब तो है। स्वास्थ्य मंत्रालय के पास बजट, अभी आप देखो काफी सारे फंड्स यूज नहीं हो पाते हमारे देश में। यार हेल्थ अभी सेस तो पहले लगता था, हेल्थ सेस स्वास्थ्य, पहले इनकम टैक्स में लगाए जाते थे, वो यूज ही नहीं हो पाते थे। हेल्थ सेस तो आपके पास पूरा अधिकार है ना यूज करने का, तो हेल्थ सेस तक नहीं यूज कर पाते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स के चलाने के, डॉक्टर्स की पढ़ाई में मेडिकल इक्विपमेंट्स ढंग के इंडिया में आ रहे हैं, बन रहे हैं, डॉक्टर्स अच्छे आ रहे हैं, उनको जमीन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसमें वही डेटा इनपुट, डेटा प्रोसेस और वर्क इम्प्लीमेंटेशन, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। इस चीज को सरकार को भी, जनता को भी और प्रशासन को भी, तीन लोग समझेंगे तो ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जिस देश के नागरिक स्वस्थ होंगे उस देश का भविष्य स्वस्थ होगा, और जिस देश का भविष्य स्वस्थ होगा उस देश का अभी पिछली बातें आगे बढ़े। तो हम लोग विदा लेते हैं फिर। और हाँ, तो लंबी चर्चा हो गई हमारी काफी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐसे चर्चा का भाग बनाने के लिए, ऐसे चर्चा का भाग हम दोनों बने और बाकी ऑडियंस भी बने, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। चलो फिर करते हैं बात नेक्स्ट क्या सैटरडे जरूरी है एक नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ चर्चा बहुत जरूरी हाँ, अगर किसी को भी कुछ भी सवाल हो तो पूछ लिया करो, या फिर इनबॉक्स में भी पूछ सकते हो, जिनके पास मेरा नंबर है वो मेरे कांटेक्ट में भी, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, है। प्रोत्साहन भी हाँ, व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड का टॉपिक भी दे सकते हैं, हम उसको देखेंगे। अगर हमारे उठाने लायक होगा तो हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए उठाएंगे उस चीज को, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, या फिर तब तो ये तो सतत प्रक्रिया है, उसको चलाते रहेंगे। तो जब भी मौका आएगा आप टॉपिक देते रहिए, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए, तब जाके हम आगे काम करेंगे। ठीक आएगा। ठीक है आशुतोष, बहुत बहुत धन्यवाद, करते हैं बात फिर। हाँ, नमस्कार। थैंक यू सो मच ऑल, बाय। सभी थैंक यू।